Hi students, now today we are going to discuss the topic Kepler's law of planetary motion. Okay, you know that what Kepler's law of planetary motion क्या है? देखिए, there is three laws. They did three laws. What are they? First is one. पहला क्या है? All planets move about the sun in elliptical orbits, having the sun as one of the foci. Means what? Foci is the word focus. Focus का plural word है foci. Okay? Means this is what? This is a sun. यहाँ पे sun है. Sun दो फोकाई पे हम लेते हैं. Suppose that जैसे प्लैनेट यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है इस ऑर्बिट पे, ठीक है? तो जो प्लैनेट मूव कर रहा है वो किस पे मूव कर रहा है? इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट्स पे मूव कर रहा है. क्लियर? एंड दी सन किसी एक, चाहे सन यहाँ पे होगा उस समय इस फोकाई पे लेंगे, चाहे जब प्लैनेट यहाँ होगा तो हम इस फोकाई पे लेंगे. क्लियर है? यानी दो फोकस होते हैं, एक फोकस ये और सेकंड फोकस ये. क्लियर? फर्स्ट लॉ हमने ये कहा, ठीक है? जो भी प्लैनेट्स मूव करते हैं अबाउट द सन, सन के अराउंड मूव करते हैं, इसके इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट्स में मूव करते हैं और सन एक उनके फोकस पे प्रेजेंट होता है, चाहे यहाँ चाहे यहाँ. क्लियर? नाउ द सेकंड स्टेटमेंट इज व्हाट? द रेडियस वेक्टर ज्वाइनिंग एनी प्लैनेट टू द सन. रेडियस वेक्टर, दिस इज द रेडियस वेक्टर. ओके, दिस इज द रेडियस वेक्टर. क्लियर? This radius vector joining any planet to the sun sweeps out equal area and equal length of time. Means suppose this is the position of a planet at point P1 and this is point P2. P1 से P2 पे आने के लिए t समय ले रहा है, यानी t टाइम ले रहा है, और P1 से P2 आने में, और इस समय वो इस जो वेक्टर है, वेक्टर कौन सा? रेडियस वेक्टर. ये इसका रेडियस वेक्टर जो है वो एरिया स्वीप कर रहा है, ये एरिया स्वीप कर रहा है यहाँ से P1 से P2 पे t टाइम में कितना? एरिया 1. ओके, और सेम उसी समय P3 से P4 जाने पे जो एरिया स्वीप कर रहा है वो एरिया 2 हो गया. क्लियर? वो भी सेम समय ले रहा है. मींस द टाइम इज सेम. द प्लैनेट मूव फ्रॉम P3 टू P4. P3 से P4 जाने पे सेम टाइम t में ले रहा है. तो जब सेम टाइम में ये मूव करेगा तो वो हमेशा इक्वल एरिया स्वीप करेगा. यानी वी कैन से दैट हियर व्हाट? एरिया 1 इज इक्वल टू एरिया 2. एरिया 1 इज इक्वल टू एरिया 2. क्यों? क्योंकि ये सेम टाइम में स्वीप कर रहा है. अंडरस्टूड? क्लियर? ओके, ये था इनका सेकंड केप्लर्स लॉ. ओके, नाउ लेट्स सी थर्ड पॉइंट इज व्हाट? थर्ड पॉइंट इज व्हाट? द स्क्वायर ऑफ अ प्लैनेट्स ऑर्बिट पीरियड. The square of planet's orbital period. Okay, means planets जो समय लेता है एक कंप्लीट सन का ऑर्बिट कंप्लीट करने में, कंप्लीट मोशन जो टाइम लेता है उसको बोलते हैं प्लैनेट ऑर्बिटल पीरियड्स. इस स्क्वायर ऑफ प्लैनेट्स ऑर्बिटल पीरियड इज प्रोपोर्शनल. वो प्रोपोर्शनल है इसके टू द क्यूब ऑफ द लेंथ ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस. सेम मेजर एक्सिस जो उसका हाफ छोटा वाला सेम मेजर एक्सिस होता है, उसके वो लेंथ, जो लेंथ है, ये जो लेंथ है उसके मेजर एक्सिस ऑफ इट्स ऑर्बिट. ओके, सेम मेजर एक्सिस ऑफ इट्स ऑर्बिट, उसके वो क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है. यानी कि टी स्क्वायर एंड टाइम पीरियड जो है वो स्क्वायर, टाइम पीरियड का स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है उनके बीच के डिस्टेंस, किसके? सन एंड दी प्लैनेट. ओके, जो उसके डिस्टेंस है उनके बीच का, उनके बीच के लेंथ का वो क्यूब के बराबर होता है. किसका? उसके टाइम पीरियड के स्क्वायर के बराबर होता है, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है. यानी कि अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, यानी कि अगर टाइम पीरियड बढ़ेगा तो रेडियस मींस द डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन इज आल्सो इंक्रीजेस. अंडरस्टूड? अब यहाँ बात करते हैं ये डिफरेंट प्लैनेट का भी, अगर हम इन दोनों का रेशियो निकालेंगे, यानी कि इसको हम करेंगे t स्क्वायर अपॉन r क्यूब, और यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाएंगे, जो कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो ऑलवेज भी कांस्टेंट, वो हमेशा एक फिक्स होती है. चाहे वो अर्थ और मार्स के लिए लें, चाहे प्लूटो और मार्स और जुपिटर के लिए लें, हमेशा उसकी वैल्यू नियरली 1 और 1.01 आती है. किसमें? EL स्क्वायर अपॉन AU
का क्यूब मींस AU इज क्या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का क्यूब यानी कि जो हम डिस्टेंस लेंगे ये डिस्टेंस ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में लेते हैं और ये एवरेज डिस्टेंस लेते हैं। ओके ये t स्क्वायर अपन r की और ये टाइम t है वो टाइम पीरियड हो गया टू कंप्लीट, तो ये पर ईयर स्क्वायर लेता है यानी कि एक ईयर में कितना टाइम लेता है। क्लियर? तो t स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर अपॉन r क्यूब इक्वल टू कांस्टेंट, और कांस्टेंट हमेशा इक्वल होता है यानी जो इनका रेशियो होता है टाइम पीरियड का और रेडियस का वो हमेशा क्या होता है इक्वल होता है। अंडरस्टूड? ऑलवेज इक्वल फॉर एवरी प्लैनेट। ओके ये तो तीन लॉ ऑफ केप्लर्स के हो गए। ठीक है, these are the three laws of the Kepler's, and the next term is what? Let's see here. इनवर्स स्क्वायर रूल। देखिए इनवर्स स्क्वायर रूल क्या मतलब होता है? Inverse square rule is any scientific law stating that inverse square rule is any scientific law stating that a specified physical quantity is inversely proportional to the square of distance. This is versus square distance from the source of that physical quantity. Okay, physical quantity. Inverse square rule. Let's see here. Inverse square rule is any scientific law stating that a specified physical quantity is inversely proportional to the square of distance from the source of that physical quantity. Okay? इस चीज को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट पावर। सपोज दैट कोई बल्ब जल रहा है, कोई बल्ब है यहाँ पे, ओके वो जल रही है, ओके मींस उसकी इंटेंसिटी कम नहीं होगी, तो इसकी इंटेंसिटी जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगी उसका डिस्टेंस क्या होगा बढ़ता जाएगा, और उसकी जो पावर होगी इंटेंसिटी की पावर ऑफ इंटेंसिटी इट बिकम्स वीक जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा। ऐसे डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ेगा पावर बहुत ज्यादा वीक हो जाएगी। यानी अगर सपोज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट पावर इज इक्वल टू इंटेंसिटी अपॉन व्हाट डिस्टेंस, ओके दिस इज 4 pi r square, okay means the formula of intensity. Okay, if you are talking about this 4 pi is a constant value, intensity is also constant value, okay, but for when this is constant, intensity constant for a particular distance means this radius because this is also constant, this is also constant. What is not constant? We can say that P is equal to P is directly proportional to inversely proportional to R square.
means this is also constant, this is also constant 4 pi, then how this p is directly proportional to the r square. This is inversely proportional to square of the radius and square of the distance. यानी if we increasing this distance, अगर हम बात करते हैं इस पोर्शन पे क्या पावर होगी, तो पावर इसकी यहाँ पे कम होगी, लेकिन यहाँ पे इसकी पावर क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इंटेंसिटी वीक हो गई, कि इंटेंसिटी वीक हो गई। क्लियर? तो यहाँ पे इसकी पावर डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर? क्यों? क्योंकि थोड़ा सा रेडियस में इंक्रीज होगा, थोड़ा सा रेडियस इंक्रीज होगा, तो पावर की वैल्यू क्या होगी, बहुत ज्यादा डिक्रीज होगी। यानी रेडियस डिस्टेंस बढ़ रहा है, पावर की वैल्यू कम हो रही है। अंडरस्टूड? यानी दिस इज इनवर्स स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पावर की रेडियस स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ओके, इसी को बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर। इसी चीज को समझाया गया है इन द केस ऑफ t स्क्वायर अपॉन r क्यूब। क्लियर? अंडरस्टूड? ओके, now class, we are talking about next topic, dependence. Dependence of acceleration due to gravity. Dependence of acceleration due to gravity at d depth. D depth means they at depth we consider also, only we consider at depth. Okay, means listen, आप सभी जानते हैं what we know that suppose this is a earth. अगर ये अर्थ है, suppose that this is the earth, this is a north and south pole. Okay, यानी ये surface of earth हो गया। ये क्या हो गया, surface of earth हो गया। यानी अगर surface of earth पर बात करें, what is the value of g, then you can say that the value of g is equal to what, 9.8 meter per second square. Okay, understood? और आप ये भी जानते हैं कि जो g का फॉर्मूला होता है, what is the value of you have to find the value of g by this formula. ये फॉर्मूला होता है कैपिटल G mass upon radius square. Clear? In finding the value of g, what? This g is constant. This g is constant. Clear? You know that? This radius will change. Okay? And mass is also constant for a particular substance. Okay? अगर substance change करते हैं, substance का volume change करते हैं, then what? Then g also changes. Clear? We can say that. Okay? यानी रेडियस अगर डायरेक्टली हम कहें तो इसको भी कांस्टेंट मान लेते हैं, इसको भी, तो डायरेक्टली हम कहें तो किस पे चेंज हो रहा है, रेडियस डिपेंड कर रहा है, g डिपेंड्स ऑन रेडियस। यानी रेडियस की वैल्यू अगर हम कम करेंगे, लिसन, रेडियस की वैल्यू इनवर्सली है, यानी इसे कम करेंगे तो g की वैल्यू बढ़नी चाहिए। यानी हम रेडियस, ये हो गया सेंटर, अगर ये नीचे की तरफ आएंगे तो जो g की वैल्यू है वो कम होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। यानी सेंटर पे g की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, सॉरी g रेडियस कम हो रहा है, रेडियस कम हो रहा है तो g की वैल्यू बढ़नी चाहिए। यानी कि यहाँ 9.8 है सरफेस पे, जब नीचे आता तो रेडियस g की वैल्यू बढ़नी चाहिए, क्योंकि रेडियस कम हो रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला रेडियस कम हो रहा है तो g की वैल्यू बढ़नी चाहिए। क्या ये बढ़ती है? नहीं। जैसे नीचे आएंगे अब बढ़नी चाहिए, और जब पार्टिकल ऑब्जेक्ट इस सेंटर पहुंच जाएगा तो क्या होना चाहिए, रेडियस क्या हो गया, जीरो, रेडियस जीरो हो गया, तो जीरो का स्क्वायर जीरो, जी की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी एट द पॉइंट ऑफ सेंटर, सेंटर पे जी की वैल्यू इनफाइनाइट होनी चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। जैसे जैसे आप सेंटर की तरफ बढ़ते हैं अर्थ में, जो जी की वैल्यू होती है जिसे हम बोलते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये कम होते होते जीरो हो जाती है, जीरो हो जाती है, ये बढ़ती नहीं है।
रेडियस बढ़ाने पे सेंटर के अर्थ के अंदर रेडियस यहाँ पे रेडियस घटने पे जो जी की वैल्यू होती है वो क्या जाती है, वो 0 हो जाती है। ओके, अब कैसे 0 होती है, लेट्स सी हियर क्यों होती है, आइए देखते हैं हम लोग कैसे हो रही है। Suppose this is an earth, okay? As we know that earth का जो shape है वो geoid है और oblate we can say that, but here we can say that this is a like a sphere. This is a like a sphere. हम यहाँ कह सकते हैं अपने क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए कि यहाँ पे डिराइवेशन करने के लिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये सरफेस हम मान लेते हैं इसे स्फीयर। तो इस स्फीयर है, इसका मास हम ले लेते हैं, मास ऑफ अर्थ इज mv। ओके, दिस इज इन द सेंटर। ओके, और मान लेते हैं चलते 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 इसमें d डेप्थ, यू नो द d डेप्थ यानी कि d गहराई में आ गया अंदर, d डेप्थ में अंदर आ गया। क्लियर, d स्मॉल d, हम अर्थ के d डेप्थ में आ गए। तो अच्छा ये बताइए इस पूरे का मास me है, मास ऑफ अर्थ। अब जब हम d डेप्थ में आ गए तो क्या, जब इसके बारे में हम बात करेंगे तो क्या बाहर का मास लेंगे, इन बाहर इस बाहर वाले पार्टिकल का मास लेंगे, नहीं। जब इसकी बात करेंगे तो हम इसी का केवल मास लेंगे और इसका मास मान लिया हमने me डैश। ओके, अब हम जानते हैं सेंटर है, तो सेंटर से ये डिस्टेंस क्या होगी, ये डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, रेडियस ऑफ अर्थ RE मान लिया। क्या ये भी डिस्टेंस RE होगी, इसकी भी डिस्टेंस RE होगी RE? नो। अब इसका डिस्टेंस क्या होगी, ये डिस्टेंस हमने d माना, डेप्थ d में आया है तो RE माइनस d, यानी कि इसका डिस्टेंस जाएगा RE माइनस d। क्लियर, ये हो गया। इसका मास स्मॉल me मान लिए, सॉरी me डैश मान लिए, और ये पूरे बड़े वाले का मास है me। क्लियर, अंडरस्टूड? ओके, ओके, क्लियर। इसका मास, बड़े वाले का मास me, छोटे वाले का me डैश मान लिया क्योंकि मास जुड़ जाएगा, क्योंकि नई पार्ट का ले रहे हैं। और क्यों लिए, क्योंकि हम d डेप्थ में आ गए, ये d गहराई में आ गए, अर्थ के अंदर आ गए। ये सरफेस ऑफ अर्थ है, ठीक है, सरफेस ऑफ अर्थ पे है और सरफेस ऑफ अर्थ से d डेप्थ में आ गए, तो इसका मास लेंगे तो इसका मास me डैश मान लिए। टोटल रेडियस ऑफ अर्थ है RE, और इसका जो बचा हुआ रेडियस है वो क्या निकालेंगे, पूरे में से ये d माइनस करेंगे, यानी RE माइनस d हो गया। क्लियर, ये आपका आ गया अर्थ का। क्लियर, तो फर्स्ट लेट कर लेंगे, लेट द मास ऑफ अर्थ, mass of earth is me। clear, mass of earth is me and radius of earth at the surface is r। clear, okay। now from formula for acceleration due to gravity is equal to, क्या होना चाहिए, you know that what is the formula, G is equal to capital G m E upon RT। यही होता है, ये आप जानते हैं। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। ओके, अब देखिए G की वैल्यू G m E upon RE हो गया, RE स्क्वायर, सॉरी। ओके, now and you know that this G is what, capital G is gravitational constant। okay, now after that we are talking about for acceleration due to gravity at depth d। अगर हम बात करेंगे for acceleration
due to gravity at d depth, अगर d depth के बारे में बात करेंगे तो क्या होना चाहिए, g d gd, ओके, gd मान लेते हैं acceleration to gravity at d depth, gd मान लेते हैं gd, तो gd इज इक्वल टू व्हाट, कैपिटल जी तो सेम रहेगा, मास ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा, क्योंकि gd में इसकी बात कर रहे हैं आप, तो इसका मास कितना है, m डैश अपॉन रेडियस का हो जाएगा, इसका रेडियस re माइनस d का होल स्क्वायर, ओके, ये हो गया, इससे क्वेश्चन सेकंड मान लीजिए, क्लियर। नाउ आफ्टर दैट व्हाट, ये सेकंड क्वेश्चन हमने मान लिया, ये हो गया। नाउ व्हाट वी कैन से दैट आफ्टर दिस, एज वी नो दैट, देखिए हम यहाँ जानते हैं कि ये टोटल मास m था, लेकिन जब हम d रखते हैं तो इसका मास m डैश हो गया, तो फर्स्ट वी फाइंड आउट द मास पर यूनिट वॉल्यूम, ओके, ओके, I'm writing here, okay, as total mass of earth is what, me, what, as total mass of earth is me, clear, and total volume of earth और total volume का भी स्फीयर में माना है, so total volume is क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम हो जाएगा 4/3, as you know that this volume of sphere 4/3 पाई r क्यूब, तो r क्या है, रेडियस है, रेडियस ऑफ अर्थ, तो r का होल, क्लियर, दिस इज द टोटल वॉल्यूम, ओके, टोटल वॉल्यूम ऑफ अर्थ, सो मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो हम यहां से क्या फाइंड आउट कर लेंगे, अच्छा बताइए, ये जो मास है इस पूरे वॉल्यूम में बटा हुआ है, तो मास पर यूनिट, एक यूनिट में कितना मास होता है, फर्स्ट देन वी हैव टू फाइंड हियर, देयरफॉर आफ्टर दिस, मास पर यूनिट वॉल्यूम, अगर मास पर यूनिट वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो मास पर इज इक्वल टू व्हाट, mass per unit volume, means here mass me and volume 4/3 pi r, what, pi r, here ऊपर लिखते हैं हम, नीचे हो गया 4/3 pi, सॉरी, मास पर यूनिट m e upon 4/3 pi r e का क्यूब, ओके, तो सॉल्व करेंगे 3 ऊपर जाएगा, इसे लिखेंगे 3 me upon 4 pi r e क्यूब, क्लियर, ये हो गया। अब देखिए मास पर यूनिट, एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है, ये हो गया, ये है मास पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट मास में, एक यूनिट वॉल्यूम में इतना मास हो गया, तो इतने यूनिट वॉल्यूम में क्या होगा, तो इस यूनिट ऑफ वॉल्यूम में निकालने के लिए इसका वॉल्यूम निकालेंगे, तो लिखेंगे देयरफॉर okay, now you know that the mass per unit volume is 3 me upon 4 pi r e का whole cube, this is the mass per unit volume,
मींस एक वॉल्यूम में इतना मास। तो इतने मास में यानी एम डैश में कितना मास होगा, देन वी हैव टू फाइंड आउट फॉर एम डैश व्हाट वी डू हियर, द वॉल्यूम is what is equal to 4 by 3 pi, but what is the radius? Radius is r e minus d, तो 4 pi r e minus d का होल स्क्वायर, सॉरी होल क्यूब, 4 pi r क्यूब। ओके, तो 4 pi r is the mass of me dash me dash is the mass of the volume, and the mass of me dash the mass of the this part of the earth, and the volume and the volume is 4 by 3 pi r c dash का होल क्यूब, pi r e minus d का होल क्यूब। ये आपका वॉल्यूम आ गया एट डी डेप्थ हाइट के बाद। ओके, फिर हम बात करेंगे therefore me dash। ओके, now for me dash की बात करेंगे तो me dash का यानी 3, देखिए एक यूनिट वॉल्यूम में इतना है, तो इतने वॉल्यूम में क्या होगा, इतने वॉल्यूम में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3me अपॉन 4 पाई r e का होल क्यूब। ओके, ये आ गया। और एक इतने वॉल्यूम में क्या होगा, एक वॉल्यूम में एक यूनिट वॉल्यूम में इतना मास है, तो इतने वॉल्यूम में क्या होगा, इतने वॉल्यूम में निकालने के मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 by 3 पाई r e minus d का होल क्यूब। क्लियर? सो 3 से 3 कैंसिल, 4 5 से 4 पाई कैंसिल। ओके, तो आपका मिल जाएगा एम ई डैश, सॉरी एम ई डैश के बारे में आपको लिए एम ई डैश इज इक्वल टू व्हाट, एम ई अपॉन आर ई का होल क्यूब इन ब्रैकेट आर ई माइनस डी का होल क्यूब। क्लियर? ये हो गया एम ई डैश, यानी मास क्या गया, इसे मान लेंगे थर्ड इक्वेशन, और इस इक्वेशन को एम ई डैश की वैल्यू उठा के हम डायरेक्टली कहां पुट करेंगे, इस जगह पे। क्लियर? अंडरस्टूड? यहां पुट करेंगे, तो नाउ पुटिंग द वैल्यू of me dash in equation second इक्वेशन पुट कर देंगे। क्लियर? जब सेकंड इक्वेशन पुट करेंगे तो व्हाट हैपेंड, लेट्स सी हियर व्हाट हैपेंड। अब मैं रख करने जा रहा हूं। ओके, क्या फॉर्मूला था जीडी डैश का, जीडी डैश का फॉर्मूला था जी एम ई डैश अपॉन आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर, यही था। अब इस एम ई डैश को यहां पुट करिए, जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जी और एम ई डैश में क्या है, एम ई अपॉन आर क्यूब, आर ई का होल क्यूब एंड आर ई माइनस डी का होल क्यूब, और नीचे क्या है, आर इंटू आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर। क्लियर? देखिए आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर है या आर ई माइनस का होल क्यूब है, ये पूरा इससे कैंसिल जाएगा, तो क्या बचेगा, जी डी इज इक्वल टू जी
एम ई आर ई माइनस डी अपॉन आर का होल आ जाएगा। ये वैल्यू आ गई जीडी की। अब रेशियो निकालेंगे यहाँ पे हम। वी हैव टू फाइंड हियर रेशियो। ओके, सो जी डी अपॉन जी इज इक्वल, तो ये होता है जी एम ई आर ई माइनस डी हो गया अपॉन आर ई क्यू, और जी क्यू वैल्यू जी एम ई अपॉन दिया जाएगा आर ई स्क्वायर। ओके, तो क्या होगा जी एम ई पूरा कैंसिल। ओके, तो क्या बचेगा, लेट्स सी हियर, जी डी अपॉन जी इज इक्वल टू आर ई माइनस डी ये आर स्क्वायर भी है, ये इसे कैसे लगा, जब आर बचेगा अपॉन आर ई। ओके, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से अगर हम जी डी की वैल्यू निकालेंगे तो जी डी इज इक्वल टू जी को इधर भेज देंगे, हो जाएगा आर ई माइनस डी अपॉन आर ई। ओके, या इसको सकते हैं जी डी इज इक्वल टू जी को डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा 1 माइनस डी अपॉन आर ई। ये आ गया आपका फॉर्मूला। क्लियर, यानी कि किसी भी हाइट डेप्थ डी पे, यानी किसी भी हाइट अर्थ के अंदर किसी भी हाइट पे हम नीचे जाएंगे तो क्या होगा, तो जी 9.8 हो गया। अब 1 में से यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ घटेगा, रेडियस ऑफ अर्थ घटेगा, रेडियस ऑफ अर्थ सेम रहेगा, लेकिन मेरा डेप्थ हमारा नीचे आएगा, यानी कम बढ़ेगा, लेकिन गहराई बढ़ेगी, डी की वैल्यू बढ़ेगी। तो डी की वैल्यू बढ़ेगी तो आर ई से जब डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, जब भी आएगी जो वैल्यू आएगी छोटी आएगी, और इसको 1 में जब माइनस करेंगे, यानी रेडियस आपका ऐसे छोटा हो गया, जब माइनस करेंगे तो 1 से वैल्यू करके माइनस करेंगे तो छोटी आएगी, और फिर उसको जी से मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू हैव टू गॉट जी डी की वैल्यू हमेशा जो होगा डेप्थ पे क्या मिलेगी, कम मिलेगी। ओके, और जैसे जैसे कम मिलेगी, अगर सपोज दैट डी की वैल्यू हम चलते चलते सेंटर पहुंच गए, सपोज दैट डी पे हम चलते चलते सेंटर पहुंच गए, तो डी की वैल्यू आर ई के बराबर हो जाएगी, यानी डी की प्लेस में हम आर ई रख देंगे, तो आर ई आर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 यहाँ 1 आ जाएगा, आर ई 1 जा आर ई, तो 1 माइनस 1 इक्वल 0, तो जी इंटू 0 इक्वल टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी एट सेंटर, व्हाट सेंटर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अंडरस्टूड, क्लियर, इसी फॉर्मूले से कनेक्ट करते हैं। क्लियर, ओके, थैंक यू।